भारत में भूमि विवाद आज भी सबसे जटिल और लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों में गिने जाते हैं। गांव से लेकर शहर तक जमीन पर कब्जे को लेकर होने वाले झगड़े न केवल सामाजिक तनाव पैदा करते हैं, बल्कि वर्षों तक न्यायालयों में लंबित रहते हैं। आम धारणा यह है कि जिस व्यक्ति का जमीन पर कब्जा है वही उसका मालिक है, लेकिन कानून इस धारणा को सिरे से खारिज करता है। भारतीय कानून व्यवस्था स्पष्ट रूप से ये मानती है कि जमीन का असली मालिक वही है जिसके पास उस भूमि पर अपना अधिकार साबित करने वाले वैध और पुख्ता कानूनी दस्तावेज मौजूद हों। केवल जमीन पर रहना, खेती करना या वर्षों से कब्जा जमाए रखना अपने आप में मालिकाना हक नहीं बनाता। कानून की दृष्टि में फिजिकल पोजेशन यानी भौतिक कब्जा कभी भी अंतिम आधार नहीं होता। मालिकाना हक का निर्धारण दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। यही कारण है कि न्यायालयों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बार बार ये दोहराया जाता है कि वैध ओनरशिप फाइनल होती है, न कि मौके पर मौजूद कब्जा। यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन से संबंधित वैध दस्तावेज हैं और उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, तो कानून सामान्यतः उसी के पक्ष में खड़ा होता है, चाहे उस जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा क्यों न कर रखा हो। जमीन पर मालिकाना हक स्थापित करने की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। पहली स्थिति तब आती है जब जमीन खरीदी गई हो। ऐसे मामलों में दो दस्तावेज सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, रजिस्टर्ड सेल डीड, जिसे आम भाषा में बैनामा कहा जाता है। ये दस्तावेज ये साबित करता है कि जमीन का विधिवत क्रय विक्रय हुआ है, लेकिन केवल रजिस्ट्री करवा लेने से ही जमीन का मालिकाना हक पूरी तरह स्थापित नहीं हो जाता। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दाखिल खारिज, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है। दाखिल खारिज का अर्थ है कि जमीन की रजिस्ट्री के आधार पर सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज किया जाए। जब तक दाखिल खारिज नहीं होता, तब तक सरकारी रिकॉर्ड में जमीन पुराने मालिक के नाम पर ही दर्ज रहती है। ऐसे में कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि कानून राजस्व रिकॉर्ड को अत्यधिक महत्व देता है। इसलिए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रजिस्टर्ड सेल डीड और दाखिल खारिज मिलकर मालिकाना हक का पहला और सबसे मजबूत संयोजन बनाते हैं। दूसरी स्थिति उन मामलों की होती है जहां जमीन खरीदी नहीं गई, बल्कि पैतृक या विरासत में मिली हो। ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज खतियान होता है। खतियान वो दस्तावेज है जिसमें जमीन का विवरण, रकबा, खाता संख्या और मालिक का नाम दर्ज रहता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी पेच भी है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कानून केवल पुराने या पीढ़ियों पुराने खतियान को अंतिम नहीं मानता। सरकारी रिकॉर्ड समय के साथ अपडेट होते रहते हैं, जमीन का बंटवारा होता है, नए वारिसों के नाम जुड़ते हैं और कई बार जमीन का स्वरूप भी बदल जाता है। ऐसी स्थिति में कानून की नज़र में सबसे हालिया यानी लेटेस्ट खतियान ही मान्य होती है, जो वर्तमान स्थिति को दर्शाती हो। यदि पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और उसके आधार पर नई खतियान तैयार की गई है, तो उस खतियान के अनुसार दाखिल खारिज करवाना अनिवार्य हो जाता है। ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि सरकारी रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट है और मौजूदा मालिक का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। यही कारण है कि भूमि विवादों से बचने के लिए राजस्व रिकॉर्ड को समय समय पर दुरुस्त कराना बेहद जरूरी माना जाता है। तीसरी स्थिति तब आती है जब जमीन वसीयत के माध्यम से या उपहार स्वरूप प्राप्त हुई हो। वसीयत या गिफ्ट डीड, दोनों ही स्थितियों में यह आवश्यक है कि दस्तावेज रजिस्टर्ड हो। लेकिन यहाँ भी केवल वसीयत या गिफ्ट डीड होना पर्याप्त नहीं है। वसीयत लागू होने या गिफ्ट डीड के निष्पादन के बाद दाखिल खारिज करवाना जरूरी होता है। जब तक पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो जाता, तब तक प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि जमीन चाहे जिस भी तरीके से प्राप्त हुई हो, खरीद के जरिए, विरासत में या उपहार के रूप में, तीनों ही परिस्थितियों में दाखिल खारिज एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यदि इन तीनों स्थितियों के अनुरूप आपके दस्तावेज पूरे हैं, दाखिल खारिज हो चुका है और जमीन पर आपका कब्जा भी है, तो सामान्यतः किसी समस्या की स्थिति नहीं बनती। लेकिन व्यावहारिक सच्चाई ये है कि इसके बावजूद कई बार जमीन पर अवैध कब्जा हो जाता है। ऐसे मामलों में असली मालिक के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वो अपनी जमीन वापस कैसे प्राप्त करे। अवैध कब्जे की स्थिति में सबसे पहला और त्वरित उपाय कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के पास जाना होता है। आमतौर पर ये अधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम होते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 163 के तहत भूमि और संपत्ति से जुड़े विवादों को शांति बनाए रखते हुए सुलझाने का प्रावधान किया गया है।
इस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिया गया है कि वो विवादित जमीन की स्थिति का त्वरित आकलन कर आवश्यक आदेश पारित कर सके। जब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देता है तो मजिस्ट्रेट का पहला कार्य पुलिस को मौके पर भेजकर जमीन के कब्जे की स्थिति की जांच करवाना होता है। पुलिस संबंधित भूमि पर जाकर कब्जे किए हुए व्यक्ति से ये पूछती है कि उसके पास कब्जे के समर्थन में कौन से कानूनी दस्तावेज हैं। यदि दस्तावेजों की जांच के बाद मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कब्जा अवैध है तो वे जमीन खाली करने का आदेश जारी कर सकते हैं। आदेश का पालन न होने की स्थिति में पुलिस बल की सहायता से कब्जा हटाया जा सकता है। व्यवहार में देखा गया है कि अवैध कब्जे के अधिकांश मामले इसी स्तर पर निपट जाते हैं और असली मालिक को जमीन वापस मिल जाती है। लेकिन कुछ मामलों में कब्जाधारी दबंग होता है या उसने जमीन पर झोंपड़ी, दुकान या पक्का निर्माण कर लिया होता है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट का आदेश भी पर्याप्त नहीं रह जाता। तब असली मालिक के पास दूसरा और अधिक प्रभावी विकल्प होता है, सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। यदि मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन नहीं होता या जमीन पर स्थायी निर्माण कर लिया गया हो तो बिना देरी किए सिविल कोर्ट में सूट फॉर पोजेशन यानी कब्जा प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करना आवश्यक होता है। ये सच है कि सिविल कोर्ट की प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन इसे अवैध कब्जा हटाने और कब्जा दिलाने के मामलों में सबसे पक्का और निर्णायक समाधान माना जाता है। यही कारण है कि कानूनी विशेषज्ञ हमेशा ये सलाह देते हैं कि गंभीर भूमि विवादों में सिविल कोर्ट का सहारा लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इन सभी प्रक्रियाओं के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू है सबूतों की मजबूती। बिना ठोस सबूतों के कोई भी कानूनी लड़ाई जीतना लगभग नामुमकिन होता है। एक मजबूत केस तैयार करने के लिए कुछ खास दस्तावेजों और प्रमाणों का होना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले जमीन के मुख्य दस्तावेज जैसे अपडेटेड खतियान, रजिस्टर्ड सेल डीड, रजिस्टर्ड वसीयत या गिफ्ट डीड, जो भी संबंधित मामले में लागू हो। इसके बाद दाखिल खारिज का प्रमाण होना चाहिए। इसके साथ साथ ताज़ा राजस्व रिकॉर्ड और मालगुजारी रसीद, जिसे लगान रसीद भी कहा जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये रसीद इस बात का प्रमाण होती है कि आप लगातार सरकार को उस जमीन का लगान अदा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि संभव हो तो किसी सरकारी अमीन से जमीन की नापी करवाकर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कराना बेहद उपयोगी साबित होता है। ये रिपोर्ट जमीन की वास्तविक स्थिति और सीमा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। गवाहों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती। ऐसे लोग जिन्होंने अवैध कब्जे की घटना देखी हो या जो आपके मालिकाना हक की पुष्टि कर सकते हों, उनकी सूची और संपर्क विवरण पहले से तैयार रखना चाहिए। आज के डिजिटल युग में फोटो और वीडियो जैसे प्रदर्शित साक्ष्य भी बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं, विशेष तौर पर तब जब उनमें अवैध निर्माण या कब्जे की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हों और समय तारीख अंकित हो। इसके अलावा यदि आपने पहले कभी अवैध कब्जे को लेकर पुलिस, थाना, अंचल अधिकारी, तहसीलदार या एसडीएम के पास कोई लिखित शिकायत दी हो तो उसकी रिसीविंग कॉपी भी सुरक्षित रखनी चाहिए। ये दर्शाता है कि आपने समय रहते समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया था। ये सभी सबूत मिलकर केस को बुनियादी रूप से मजबूत बनाते हैं और वकील को आपके पक्ष में प्रभावी ढंग से दलील रखने में मदद करते हैं। अंततः ये कहा जा सकता है कि जमीन से जुड़े मामलों में फिजिकल कब्जे से कहीं अधिक महत्व कानूनी दस्तावेजों का होता है। जमीन का असली मालिक वही माना जाता है जिसके पास वैध दस्तावेज हों और जिसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज हो। सही जानकारी, समय पर की गई कानूनी कार्यवाही और मजबूत सबूतों के आधार पर अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ाई न केवल जीती जा सकती है बल्कि भविष्य के विवादों से भी बचा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी भूमि संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।